अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ ने अपने कुछ इंतजामी ओहदों में तब्दीलियां भी की हैं और सेक्रेटरी इतलात भी आपके जो है वो नए आ गए। क्यों ज़रूरत महसूस हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इंतजामी तब्दीलियों की? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इमरान साहब ने जज़ाकल्लाह खैर। इमरान खान साहब ने कुछ इंतजामी तब्दीलियां की हैं। रऊफ साहब को एक थिंक टैंक का हेड बनाया है और शेख वकास अकरम साहब को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन दी है। शेख साहब मंजे हुए पॉलिटिकल कारकुन हैं, सीनियर आदमी हैं और मैं समझता हूँ कि इन हालात में पंजाब के मामलात को, चूंकि वो हल्के की सियासत भी करते हैं, इलेक्शन लड़के आते हैं, तो वो उन मामलात को इंशाल्लाह बेहतर तरीके से निभाएंगे। रऊफ साहब ने बड़ी खिदमत की है और मुश्किल वक्त गुजारा है, खासकर 9 मई के बाद। उन्होंने एक वक्त ऐसा भी था कि शायद वो तन्हाई थे मीडिया पे, तो उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, खासकर जब उनको एक चोट भी लगी, उन पे एक हमला हुआ। तो सबकी बड़ी कुर्बानियां हैं और उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुझे यकीन है कि शेख साहब भी अपने ओहदे से इंसाफ करेंगे और रऊफ भाई जिस तरह हमेशा से 100% देते हैं पार्टी को, तो फुली डेडिकेटेड इंशाल्लाह अपना काम करेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया है, पहले हमने देखा कि हुकूमत जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो ला रही थी तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ मुखालफत उसकी हुई थी, लेकिन अब तहरीक इंसाफ उस सदारती ऑर्डिनेंस को जारी करी जो कि प्रैक्टिकली सिचुएशन को फिर दोबारा उधर ही ले गया जहां पर चीफ जस्टिस के पास ही एक इख्तियार है जो है वो बेंच बनाने का और केसेस किस तरह से सुने जाएंगे। तो अब आप इसकी मुखालफत जो है वो क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसकी, देखिए ओरिजिनली अगर थोड़ा सा मैं आपको साल एक पीछे ले जाऊं, जब मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब अभी चीफ नहीं बने थे और अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त बल्कि उससे भी बहुत पहले से यही एक तरीका था कि चीफ जस्टिस साहब ही बेंचेस का फैसला करते थे। उसके बाद हुकूमत ने पॉलिटिकल अपनी कंपल्शंस की वजह से, या आप उसको जो भी नाम दें, या वो अता बंदियाल साहब के साथ कंफर्टेबल नहीं थे या उनको सूट नहीं करता था एक आजाद मंच जज चीफ जस्टिस, या वट आप उसको जो भी नाम दें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में उन्होंने चेंज करके ले आए और 3 जजों पे मुश्तमिल एक पैनल बना दिया कि सीनियर 3 जजेस अब फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस साहब, उसके बाद सेकंड इन ऑर्डर जो इनकम्बेंट या आने वाला चीफ जस्टिस है, और उसके बाद थर्ड इन ऑर्डर सीनियरिटी वो आएगा, वो कर दिया। अच्छा, वो कर दिया। जब थोड़े से हालात चेंज हुए और फिर उनको लगा कि अब उनको सूट नहीं करता, तो अब वो वापस इसको रिवर्स करना चाहते हैं। देखें, हमारा एतराज क्या है? हमारा एतराज ये है कि आपने तमाम इदारे, स्टील मिल ले लें, PIA ले लें, रेलवे ले लें, आप वापडा ले लें, आप कोई भी इदारा ले लें, सबको आपने पॉलिटिकली तबाह बर्बाद करके रख दिया। एक इदारा रह गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए, क्योंकि एक इदारा है जो इस वक्त आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के सामने खड़ा है। तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़ा, हमारे खिलाफ भी बड़े फैसले आए, लेकिन वो आईन के साथ खड़ा है। तो हम ये समझते हैं कि आईन की हिफाजत करने वाला जो एक इदारा रह गया है, खुदा का खौफ करें और उसको तबाह ना करें। देखिए, मसला ये था कि पहले सारा इख्तियार ये समझा जाता था कि चीफ जस्टिस के पास है, लेकिन वहां से इख्तियार लेकर कमेटी को दे दिया गया और फिर ये समझा जाने लगा कि कमेटी में चीफ जस्टिस से जो है वो इररेलेवेंट हो गए हैं और इख्तियार जूनियर जजेस के पास जो है वो चला गया है। आपके ख्याल में इसको बैलेंस करने का कोई तरीका है कि इस मामले को किस तरह से देखा जाए और इसका कोई हल आपके सामने है कि ये बेंचेस किस तरह से बनने चाहिए? देखिए, इसका हल बेंचों को अपनी मर्जी से तश्कील करवाना या अपनी मर्जी के जजेस लगवाना या जजेस के जरिए मुख्तलिफ बेंचेस की तश्कील करवाना वो नहीं है। इसका हल हर हुक्मरान के पास अपने आप में है। आप गलत काम ना करें, आप आईन के मुताबिक चलें। आप आईन के मुताबिक चलेंगे, आपको मैटर ही नहीं करेगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि रहमान अजहर चीफ जस्टिस है, अली मोहम्मद चीफ जस्टिस है, जैद है, बकर है, अमर है। आप अपने रवैये दुरुस्त करें, आप अपने काम ठीक करें, आप आईन के मुताबिक जाएं, फिर आप एक हाई मॉरल ग्राउंड पे होंगे।
आप अपना घर इन ऑर्डर नहीं है, आपका अपना काम ठीक नहीं है, आपसे अपने इदारे नहीं चलते, आपसे अपना पार्लियामेंट नहीं चलता, आपसे अपनी हुकूमत नहीं चलती, ना फॉरेन पॉलिसी बना पा रहे हैं, ना इंटरनल सिक्योरिटी को ठीक कर पा रहे हैं, ना आपसे मईशत चल रही है। अब आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे इसलिए खड़े हो गए हैं, उसके पीछे पड़ गए हैं, बल्कि मुनासिब लफ्ज ये है कि आपको ये लगता है कि अगर ये पिटीशन उठा ली गई जो हमारी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 5.5-6 महीने से, कि 8 फरवरी के इलेक्शन का जुडिशल ऑडिट करें, अगर ये ऑडिट होता है तो वो तो सबको पता है, जो कमिश्नर रावलपिंडी ने पेंडोरा बॉक्स खोला है, वो कहानियां तो अभी चलनी है। अच्छा। उसके तो सीक्वल आने हैं, तो उससे बचने के लिए कभी आप इधर हाथ मारें, कभी आप उधर हाथ मारें, यानी आप मुझे लेकिन इस पर अली मोहम्मद खान साहब एक बड़ा वाजे अदालती फैसला आया है और उसमें तो ये कहा गया है कि असल चीज तो बैलेट है, जो वोट कास्ट हुआ है, ये जो फॉर्म 45 या 47 की बात की जाती है, इसकी टोटल इसकी टैली जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती अगर वोट काउंट होता है। देखिए, ये उस सूरत में बिल्कुल दुरुस्त बात होगी अगर बैलेट बॉक्स की, बैलेट पेपर्स की सैंक्टिटी, उनकी ऑनर इंटैक्ट है। हाँ। अगर तो कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें बैलेट पेपर जो इलेक्शन वाले दिन डाल लिए गए, आज की तारीख में 6 महीने बाद भी उसी तरह पड़े हुए हैं, उसमें ना एक बैलेट पेपर डाला गया है, ना एक निकाला गया है, ना अंदर डबल स्टैंपिंग हुई है। लेकिन मैं बस एहतराम पूछना चाहूंगा कि जो लोग भी ये कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब का भी इस पे ऑर्डर, कि जो अगर वो समझते हैं कि बैलेट पेपर बुनियादी इकाई है, वो तो है, बैलेट पेपर डाल के ही आपका फॉर्म 45 बनता है, जिससे फॉर्म 47 बनता है। लेकिन अगर उस इकाई को ही चेंज कर लिया जाए, जैसे एक इमारत है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अंदर आपने उसकी ईंटें निकाल के उसमें 2 नंबर ईंटें रख दी हैं, तो अल्टीमेटली वो इमारत गिरेगी। अब ये आप मुझे बताइए कि 5 महीने बाद, 6.25 महीने बाद या 6 महीने बाद जो आपने मुख्तलिफ केसेस में रिकाउंटिंग के ऑर्डर दिए गए हैं, उसमें से 20-20 हजार, 22-22 हजार, 25-25 हजार वोट रिजेक्ट हो रहे हैं, और वो रिजेक्टेड वोट्स में से 95% से भी ज्यादा तहरीक इंसाफ के रिजेक्ट हो रहे हैं डबल स्टैंपिंग से। ये कैसे हो गया? हाँ। कि 5-5.5 महीने बाद रिकाउंटिंग होती है और 20-20 हजार वोट, ये 20 हजार वोट उस दिन सारे अंधे थे, नजर नहीं आ रहा था, और सिर्फ तहरीक इंसाफ के रिजेक्ट होने, तो साबित ये हुआ कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है, बल्कि काले कमल दी गई है। दूसरा ये है फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 निचोड़ है उस वोट काउंट का, कि जब वो उधर एक पोलिंग स्टेशन में वोट काउंट हुआ, वोट काउंट हो गया, वहां एक रिजल्ट बना, वो नून वाले को भी दिया गया, पीटीआई वाले को भी दिया गया, आप क्यू लीग को भी, पीपल पार्टी सबको दे दिया गया, और उस पर दस्तखत कर दिए प्रिजाइडिंग अफसर ने कि जनाब ये आपका रिजल्ट है। अब वो सब लेके चले गए। अब वो एक तो मैनिपुलेट हो सकता है, सारे तो नहीं हो सकते। वो जो ओरिजिनल फॉर्म 45 है उससे क्यों डरते हैं? वो भी तो आप ही का बनाया हुआ है, ओरिजिनल है, असली है, इसलिए डरते हैं।